हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में। लास्ट वीडियो हम न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियर एनवेलप होती है, उसके अराउंड न्यूक्लियर एनवेलप के बाद इसके अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है और इसके अलावा यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। अब वो जो क्रोमेटिन था इंटरफेस न्यूक्लियस का, वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। सेल डिवीजन जब स्टार्ट होगी तो कंडेंस होगा और ज़्यादा स्पायरलाइजेशन होगी उसके अंदर। तो जो क्रोमेटिन फाइबर्स थे वो और ज़्यादा थिक एंड शॉर्टर हो जाएंगे और इनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स को हम क्लियरली मेटाफेज स्टेज पे या फिर जो लेट प्रोफेज स्टेज होती है उसके ऊपर ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड काउंट भी कर सकते हैं। क्रोमोसोम्स होते हैं कैरियर्स ऑफ द जीन्स, जीन्स को कैरी करते हैं ये, और यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी, क्योंकि जो हेरिडिटी है, जो भी करेक्टर्स हैं जो पास होते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट, उसकी यूनिट्स भी यही होती हैं। एंड हेरिडिटी व्हीकल्स, क्योंकि ये पास करते हैं, जो भी करेक्टर्स हैं उनको पास करते हैं। इसके अलावा जो क्रोमोसोम्स हैं वो कलर्ड बॉडीज़ होती हैं, ईजिली उनको स्टेन किया जा सकता है और उनकी स्टडी की जा सकती है। क्रोमोसोम्स के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स का पार्ट आता है, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होते हैं। वैसे तो हमने क्रोमोसोम्स हो गए कि सबके अंदर फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है पर सेल, जैसे कि डिप्लॉयड 2n नंबर होता है, 46 होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो फिक्स नंबर होता है। तो इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स आते हैं। इन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स के अंदर 3 टाइप के एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स आते हैं, जिसके अंदर बी, एम एंड एल टाइप क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे फर्स्ट है बी और सुपर न्यूमरी क्रोमोसोम। जेनेटिकली अननेसेसरी होते हैं, ये प्रेजेंट हैं, ठीक है, इनका जेनेटिक्स के अंदर, यानी ये जो भी इनकी हेरिडिटी होगी उसके अंदर कोई रोल नहीं होगा। यूजली हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं, ये यूजली हेट्रोक्रोमेटिन होंगे। स्मॉलर इन साइज होंगे, साइज भी इनका क्या होगा, स्मॉल होगा। formed by loss of euchromatic region of the arms from the normal autosomal chromosomes। जो नॉर्मल ऑटोजोमल क्रोमोसोम्स होंगे, अगर उनमें से यूक्रोमेटिक रीजन लॉस हो जाए तब क्या बन जाएगा, ये हेट्रोक्रोमेटिक या फिर बी क्रोमोसोम्स फॉर्म हो जाएंगे। रेप्लिकेट स्लोली, स्लोली ये रेप्लिकेट होते हैं। एम क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होगा, अब माइन्यूट क्रोमोसोम्स हैविंग द साइज लेसर देन 0.5 माइक्रोमीटर। सिर्फ इनका क्या होगा, 0.5 माइक्रोमीटर से कम साइज होगा। मेनली ये ब्रायोफाइट्स के अंदर या फिर कुछ इंसेक्ट्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और ये सुपर न्यूमरी नहीं होते हैं। और इन क्रोमोसोम्स, ये जो क्रोमोसोम्स हैं जो भी स्पीसीज़ के अंदर मिलेंगे, जैसे कि एक स्पीसीज़ हो गई स्फैग्नम, स्फैग्नम के अंदर भी एम क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और इनका नंबर है 1 to 5, वेरी कर सकता है। एल क्रोमोसोम, एल क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, ये लिमिटेड होते हैं ओनली इन जर्म सेल्स, सिर्फ ये जर्म सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं और ये लॉस्ट होते हैं फ्रॉम सोमेटिक सेल्स ड्यूरिंग अर्ली क्लीवेज डिवीजन। जब जाइगोट बनता है उसके अंदर क्लीवेज या फिर क्लीवेज डिवीजन स्टार्ट होती है, तो उस टाइम पे ये सोमेटिक सेल से वहाँ से लॉस्ट होते हैं और इनको एल क्रोमोसोम बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये बहुत सारे इंसेक्ट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल हो गया मेन स्टार। मेन स्टार के अंदर क्या होता है, 48 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जर्म सेल्स के अंदर, जिनमें से सोमेटिक सेल्स जो है फीमेल की, उसके अंदर 12 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, 6 मेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, 36 क्रोमोसोम फीमेल के अंदर एंड 42 क्रोमोसोम मेल के अंदर। 36 तो फीमेल के अंदर एंड 42 जो है मेल के अंदर, ये एलिमिनेट हो जाएंगे, ये लॉस्ट हो जाएंगे वहाँ से डिवीजन के टाइम पे, क्लीवेज के टाइम पे, या फिर सोमेटिक सेल्स की जब फॉर्मेशन होती है उस टाइम पे। इसलिए इनको ई क्रोमोसोम्स भी बोला जाता है, एलिमिनेशन क्रोमोसोम की एलिमिनेट हो गई है। तो ये 3 टाइप के एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स जो है प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है क्रोमोसोम साइकिल। क्रोमोसोम साइकिल क्या होता है, जो शेप के अंदर एंड साइज के अंदर क्रोमोसोम्स के अंदर जो चेंज आता है सेल साइकिल के ड्यूरिंग, उसको क्रोमोसोम साइकिल बोलते हैं।
तब जब सेल डिवीजन होती है, क्रोमोसोम्स अपने आप को कंडेंस कर लेते हैं, शॉर्ट एंड थिक हो जाते हैं, और ये हेलिकल कॉइलिंग होती है, एंड इनके अंदर वाटर लॉस होता है, डिहाइड्रेशन होती है क्रोमेटिन प्रोटीन्स की। तो सबसे फर्स्ट हमने जैसे डिस्कस किया था न्यूक्लियस के केस में भी कि पहले जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं उनके अंदर डिहाइड्रेशन होती है एंड हेलिकल कोइलिंग होती है, स्पायरलाइजेशन होती है और ज़्यादा, तो उस वजह से ये शॉर्ट एंड थिक हो जाएंगे सेल डिवीजन के टाइम पे। जब प्रोफेज स्टेज आएगी, प्रोफेज की ड्यूरिंग क्या होगा, क्रोमोसोम्स जो है इन डिस्टिंक्ट थ्रेड्स की तरह हमें नजर आएंगे। ये डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग थ्रेड्स की तरह हमें नजर आएंगे। एंड जब मेटाफेज आएगी या फिर एनाफेज स्टेज आएगी, उस टाइम पे ये क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे, कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, और इनकी शेप एंड साइज है वो डिफाइन हो जाएगा, यानी कि एक डिफाइंड शेप एंड साइज इनके अंदर प्रेजेंट होगा, इनके अंदर मेटाफेज एंड एनाफेज क्रोमोसोम्स के अंदर। नेक्स्ट स्टेज आएगी टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर क्या होता है, ये दोबारा से वाटर एब्जॉर्ब कर देते हैं और क्रोमेटिन नेटवर्क फॉर्म कर लेते हैं, तो दोबारा से इनके अंदर अनकोइलिंग हो जाती है। जैसे कंपैक्ट और कोइलिंग हुई थी, दोबारा से अनकोइलिंग हो जाएगी वाटर एब्जॉर्ब करने की वजह से। तो ये क्रोमोसोम साइकिल है जिसके अंदर अलग अलग जो साइज एंड शेप है वो चेंज होती रहती है। एनाफेज जो होती है माइटोसिस की, उसके टाइम पे क्रोमोसोम्स जो है वो या तो जे शेप नज़र आते हैं या तो हमें वो एल शेप नज़र आते हैं, रोड शेप भी नज़र आ सकते हैं, सेंट्रोमियर की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं ये। इसके बाद नेक्स्ट आता है shapes of chromosome on the basis of relative position of the centromere। सेंट्रोमियर की पोजीशन कैसी है उसके बेस पे क्या होगा, अलग अलग शेप होती है क्रोमोसोम्स की। तो फर्स्ट है टेलोसेंट्रिक। टेलोसेंट्रिक के अंदर क्या होगा, सेंट्रोमियर जो है प्रोक्सिमल एंड के ऊपर प्रेजेंट होगा, सेंट्रोमियर जो है प्रोक्सिमल एंड के ऊपर प्रेजेंट होगा, और रोड लाइक क्रोमोसोम्स यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। एक्रोसेंट्रिक के अंदर क्या होगा, यहाँ पे एल और जे शेप होती है, ये थोड़ा सा अगर यहाँ पे ऐसे बेंड कर जाए तो ये एल या फिर ऐसे करके जे शेप फॉर्म कर लेता है, तो ये एल भी हो जाएगा, या फिर उल्टा करके देखें तो इसको जे शेप फॉर्म करेगा। इसके अंदर सेंट्रोमियर जो है वो प्रोक्सिमल एंड के पास प्रेजेंट होता है, जो प्रोक्सिमल एंड है उसके पास प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से ये जो आर्म है यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, शॉर्ट आर्म हो जाएगी इस एंड के ऊपर। सब मेटासेंट्रिक के अंदर क्या होगा, सब मेटासेंट्रिक के अंदर भी क्रोमोसोम्स एल और जे शेप के हमें नजर आते हैं, और इनके अंदर सेंट्रोमियर जो है वो मिड पॉइंट से थोड़ा सा दूर प्रेजेंट होता है। जैसे कि मिड पॉइंट यहाँ पे आना था तो इससे थोड़ा सा ये दूर प्रेजेंट है, तो जो दो आर्म्स बनेगी, ये जो आर्म्स बनेगी वो क्या होंगी, अनइक्वल होंगी। मेटासेंट्रिक के अंदर क्या होगा, मेटासेंट्रिक के अंदर ये वी शेप नजर आएंगे, वी शेप के क्रोमोसोम हमें नजर आते हैं। तो इस ड्यूरिंग क्या होता है, मेटासेंट्रिक के अंदर जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल सेंटर के अंदर प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से जो आर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, बिल्कुल इक्वल आर्म्स यहाँ पे नजर आएंगी। तो इक्वल आर्म्स यहाँ पे प्रेजेंट होगी, मोस्ट इक्वल बोल सकते हैं, या तो इसको हम, ये हो गया सेंट्रोमियर के बेस के ऊपर कि उनकी पोजीशन कैसी है, डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब कुछ दो टर्म्स आती हैं छोटी छोटी। फर्स्ट इज़ द कैरियोटाइप। कैरियोटाइप क्या होता है, कैरियोटाइप फोटोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी कि क्रोमोसोम्स को हम फोटोग्राफ्स से रिप्रेजेंट करेंगे, और कौन से क्रोमोसोम्स को, मेटाफेजिक क्रोमोसोम्स को। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गया, उसके मेटाफेज के क्रोमोसोम लिया और उनकी फोटोग्राफ्स क्लिक की, और उनको रिप्रेजेंट करना क्या होता है, कैरियोटाइपिंग होता है, कैरियोटाइप होता है। और इनको अरेंज कैसे करते हैं, अरेंज्ड इन होमोलोगस पेयर। होमोलोगस पेयर के अंदर इनको हम अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, थिकनेस, पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, लेंथ ऑफ द आर्म, शेप, इनके बेसिस पे इनको हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। अरेंज करने के बाद जो कैरियोटिपिक एनालिसिस होगा उससे हम क्या कर सकते हैं, इजीली स्टडीज़ कर सकते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ की,
यानी कि कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज़ प्रेजेंट है। जो नॉर्मल कैरियोटाइपिंग है और जो जो हमने सैंपल लिया है उनको हम मैच करके बता सकते हैं या देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि एबनॉर्मलिटी कौन से क्रोमोसोम में कहाँ प्रेजेंट है। इसके अलावा कैरियोटाइपिंग हेल्प करता है जो रिलेशनशिप होता है डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच में, उसको भी ये इंडिकेट करने में, उसको भी ये एनालाइज करने में भी हेल्प करता है। एक आता है इडियोग्राम। इडियोग्राम के अंदर क्या होता है, कैरियोटाइपिंग हमें ऐसी नज़र आती है, ये फोटोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। और इसके बाद इडियोग्राम के अंदर क्या होता है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेटाफेजिक क्रोमोसोम। मेटाफेजिक क्रोमोसोम हम क्यों लेते हैं, क्योंकि मेटाफेज के ड्यूरिंग, जो मेटाफेज स्टेज होती है उसके ड्यूरिंग क्रोमोसोम्स क्लियरली अपीयर होते हैं, हमें क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं हम उनको। तो इसके अंदर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है क्रोमोसोम्स की और किसी भी ऑर्गेनिज्म की, अरेंज्ड इन होमोलोगस पेयर अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ के अकॉर्डिंग हम उनको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो इसके अंदर हमें कुछ ऐसा नज़र आएगा, लेंथ के अकॉर्डिंग हमने उनको क्या किया है, अरेंज किया है। एक मैटरनल होगा और एक पैटर्नल यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो ये क्या हो जाएगी, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, इडियोग्राम हो जाएगी। और वो क्या था, हमारा फोटोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन था, कैरियोटाइपिंग। तो नेक्स्ट इसके बाद आता है केमिकल कंपोजिशन क्या क्या होगी। केमिकली क्रोमोसोम्स जो हैं उनके अंदर 40% डीएनए होता है, 1.5% आरएनए होता है, और इसके अलावा यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं 50%, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं 8.5%, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर आयरन, जो डाइवेलेंट आयंस होंगे यहाँ पे वो क्या होंगे, ट्रेसिस के अंदर प्रेजेंट होंगे। लिपिड्स भी ट्रेसिस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। और डीएनए हिस्टोन जो है, जो डीएनए हिस्टोन है उसका प्रोपोर्शन 1:1 होता है, लेकिन इसकी वैल्यू वेरी भी कर सकती है। जो ह्यूमन क्रोमोसोम है वो 7 सेंटीमीटर होता है, लीनियर डीएनए सिंगल ह्यूमन क्रोमोसोम है वो 7 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है जब लीनियर इसको हम करते हैं। इसके अंदर टोटल लेंथ जो है डीएनए डिप्लॉयड ह्यूमन जीनोम की वो होती है 1.74 मीटर, और सिंगल ह्यूमन क्रोमोसोम जो होता है अबाउट 7 सेंटीमीटर ऑफ लीनियर डीएनए होता है। इसके बाद हिस्टोन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट हिस्टोन्स जो है, हिस्टोन्स क्या होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, बेसिक प्रोटीन्स होते हैं जिनके अंदर ट्रिप्टोफैन लैक होता है, लेकिन बेसिक अमीनो एसिड्स रिच होते हैं। बेसिक अमीनो एसिड जैसे कि आर एंड के, सिंगल लेटर वर्ड है ये, आर यानी कि आर्जिनिन एंड के यानी कि लाइसिन। तो इनके अंदर बेसिक अमीनो एसिड यानी कि आर्जिनिन एंड लाइसिन रिच होते हैं, उनके अंदर ये रिच प्रेजेंट होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स जो है 5 टाइप्स के अंदर डिवाइड किए गए हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। डिफरेंट टाइप्स के ये हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये H1 हो गया, H2A हो गया, H2B, H3 एंड H4, ये यूनिट्स ऐसे अरेंज होती हैं। हिस्टोन्स बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव कंटेंट्स ऑफ आर्जिनिन एंड लाइसिन। आर्जिनिन एंड लाइसिन का कितना कंटेंट प्रेजेंट है उसके बेस पे क्रोमोसोम, उसके बेस पे हिस्टोन्स जो है हाईली रिच इन लाइसिन हो सकते हैं, जो कि H1 होता है, हाईली रिच होगा लाइसिन के अंदर, रिच इन लाइसिन, या फिर वो रिच हो, यहाँ पे ये हाईली है लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ रिच इन लाइसिन, H1A एंड H2B। थर्ड इज द आर्जिनिन रिच हो, H3 एंड H4, जो कि सिर्फ आर्जिनिन के अंदर ही रिच मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हिस्टोन टेंड टू डिप्रेस जेनेटिक एक्टिविटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिस्टोन्स जो है जेनेटिक एक्टिविटी जो होती है उसको डिप्रेस कर देते हैं। रोल इन पैकेजिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, जब डीएनए मॉलिक्यूल्स की पैकेजिंग होती है उसके अंदर भी इनका रोल प्रेजेंट होता है, जो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे ये पैकिंग में हेल्प करते हैं। अब H1, अगर हम हिस्टोन 1 की बात करें, मोस्ट डाइवर्जेंट हिस्टोन होता है, ये सबसे ज़्यादा डाइवर्जेंट हिस्टोन होता है।
H1 इज मोस्ट स्पीसीज स्पेसिफिक इन इट्स सीक्वेंस, सबसे ज़्यादा ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। एन टर्मिनल के ऊपर इसके अंदर एन टर्मिनल एंड के ऊपर एसिटाइलेटेड सीरिन एंड सी टर्मिनल के ऊपर लाइसिन प्रेजेंट होता है। ये हमें याद करना है, एन टर्मिनल के ऊपर सीरिन प्रेजेंट होता है एसिटाइलेटेड, एंड सी टर्मिनल के ऊपर लाइसिन प्रेजेंट होता है। H2A एंड H2B के अंदर क्या होगा? H2A एंड H2B जो है लाइसिन रिच होते हैं, लाइसिन इनके अंदर रिच प्रेजेंट होगा। एन टर्मिनल एंड के ऊपर एसिटाइलेटेड सीरिन प्रेजेंट होगा H2A के अंदर, और प्रोलिन होगा H2B के अंदर। तो ये भी अलग अलग आ गए। जो इनका एन टर्मिनल एंड होगा उसके ऊपर H2A के अंदर सेरिन प्रेजेंट होगा एंड H2B के अंदर प्रोलिन प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट वन इज द H3। H3 जो है आर्जिनिन रिच होता है, आर रिच होगा, आर्जिनिन रिच होगा। एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल के ऊपर एलेनिन प्रेजेंट होगा, दोनों ही केसेस में एलेनिन प्रेजेंट होगा, एन टर्मिनल के ऊपर भी एंड सी टर्मिनल के ऊपर ही। H4 भी अगेन आर्जिनिन रिच होता है, एन टर्मिनल के ऊपर एसिटाइलेटेड सीरिन प्रेजेंट होता है एंड सी टर्मिनल के ऊपर ग्लाइसिन प्रेजेंट होता है। तो एन के ऊपर क्या होगा यहाँ पे एसिटाइलेटेड सीरिन एंड सी टर्मिनल के ऊपर प्रेजेंट होगा ग्लाइसिन। तो अलग अलग जो हिस्टोन्स हैं उनके अंदर अलग अलग एंड्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं 500 टाइप्स ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो डिस्कवर किए जा चुके हैं। इनकी जो कंपोजिशन होती है हिस्टोन से वो बहुत कम डिफ़र करती है, जो कंपोजिशन होगी उसमें बहुत कम डिफ़र करती है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर। लेकिन नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन जो है वो कंसिडरेबली इवन होते हैं डिफरेंट टिश्यू ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म हो गया, उसके डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, उनके अंदर क्या होते हैं डिफ़र करते हैं कंसिडरेबली। यानी कि ऐसे तो ऑर्गेनिज्म तो एक ही है लेकिन उनके अंदर भी डिफ़र करते हैं। एसिडिक इन नेचर होते हैं, इनका नेचर एसिडिक होगा, जैसे कि हिस्टोन प्रोटीन्स का नेचर बेसिक इन था, इसके अंदर एसिडिक इन नेचर होता है। फॉर्म्ड थ्रू आउट द सेल साइकिल, सेल साइकिल के ड्यूरिंग बनते ही रहते हैं। इंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं फोस्फेटेजेस, काइनेजेस, मिथाइलेजेस, पॉलीमरेजेस एंड एसिटाइलेजेस। ये एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि इसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी, इनके अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। तो जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो एंजाइमेटिक, स्ट्रक्चरल एंड रेगुलेटरी इन फंक्शन होते हैं। एंजाइम का भी फंक्शन परफॉर्म करेंगे, स्ट्रक्चर भी फॉर्म करेंगे एंड रेगुलेशन का भी फंक्शन परफॉर्म करेंगे। रिस्पॉन्सिबल फॉर मियोटिक क्रोमोसोमल पेयरिंग। मियोटिक, जब मियोटिक डिवीजन होती है उस टाइम पे जो क्रोमोसोमल की पेयरिंग होती है उनके अंदर इनका रोल होता है। रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन को भी ये रेगुलेट करके रखेंगे, ये उसके अंदर भी इसका रोल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो डी रिप्रेशन या फिर रिप्रेसर एक्टिविटीज़ जो होती है हिस्टोन्स की उसको भी ये रेगुलेट करके रखते हैं। एक्ट एज स्टीरॉयड हार्मोन रिसेप्टर, स्टीरॉयड हार्मोन रिसेप्टर जो होते हैं, जो जिस टारगेट के ऊपर इनको जाना है उसके ऊपर ये रिसेप्टर्स नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के बने होते हैं। और इसके अलावा जो प्रोटीन रेगुलेटर्स होते हैं, एक अदर कैटेगरी होती है नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की, उसके अंदर क्या होता है प्रोटीन रेगुलेटरी होते हैं, रेगुलेटर्स होते हैं जिनको हाई मोबिलिटी ग्रुप्स बोलते हैं। मेटेलिक आयंस क्या होंगे यहाँ पे, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन जो है मेटेलिक आयंस प्रेजेंट होते हैं जो क्रोमोसोम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। यानी हिस्टोन प्रोटीन हो गया, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हो गया, उसके बाद मेटेलिक आयंस जो है ये क्या करेंगे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएंगे क्रोमोसोम्स को। ये क्या करते हैं डीएनए स्ट्रैंड्स के बीच में जो लिंकेज होती है उसको फॉर्म करते हैं। एक टर्म आती है रेजिडुअल क्रोमोसोम्स। रेजिडुअल क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड आरएनए होते हैं।
क्योंकि क्रोमोसोम्स के अंदर एक पार्ट प्रेजेंट होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए, जहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन एंड जो डीएनए है वो सिलेक्टिवली रिमूव कर दिए जाते हैं, और रिमेनिंग जो बच जाता है उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल क्रोमोसोम, यानी कि नॉन हिस्टोन्स एंड आरएनए। ये बैकबोन फॉर्म करते हैं क्रोमोसोम्स की, या फिर ये लिंकर मटेरियल फॉर्म करते हैं डीएनए एंड हिस्टोन सेगमेंट्स के बीच में। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्रोमोसोम्स कैसे बने हैं। फर्स्ट तो क्रोमोसोम बनते हैं कंडेंसेशन से, जो थ्रेड लाइक क्रोमेटिन फाइबर्स थे इंटरफेस न्यूक्लियस के। जब प्रोफेज एंड मेटाफेज स्टेज आती है उस टाइम पे जो दो स्ट्रैंड्स हैं क्रोमेटिड्स के वो बन जाते हैं, और ये क्रोमेटिड्स जो है वो एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, जिस रीजन को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर या फिर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं। इसके बाद ये और ज़्यादा कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो इंटरवल्स होंगे उनके अंदर जो इनके अंदर वेवी हो जाते हैं इंटरवल रेगुलर्स के इरेगुलर इंटरवल्स के अंदर, क्योंकि इनके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ एरियाज प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्रोमोमियर्स। सबसे फर्स्ट जो अगर हम बात करें पेलिकल प्रेजेंट होती है। पेलिकल क्या होती है, क्रोमोसोम की जो लेयर होती है या फिर उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम पेलिकल बोलते हैं। तो इसके अंदर एक आउटर मेम्ब्रेनस पेलिकल प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर होमोजीनियस मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। ये जो आउटर में प्रेजेंट है वो पेलिकल हो गई, और इसके अंदर होमोजीनियस मैट्रिक्स यहाँ पे बीच में प्रेजेंट होता है, तो वो क्या होगा, होमोजीनियस मैट्रिक्स यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ये जो होमोजीनियस मैट्रिक्स है उसके अंदर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ क्वांटिटी स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ आरएनए और ट्रेसेस ऑफ लिपिड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और ये भी माना जाता है मैट्रिक्स एंड पेलिकल मिलके किसी भी क्रोमोसोम का नॉन जेनेटिक मटेरियल फॉर्म करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है, इनका फंक्शन अननोन है, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर और प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि यहाँ पे जो बनेगा उसको हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, जो क्रोमोनिमेटा होता है, क्रोमोनिमेटा क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स के एग्रीगेट्स बन जाते हैं उनको क्रोमोनिमेटा बोलते हैं, वो सेंट्रोमियर से कनेक्ट हो जाते हैं। सेंट्रोमियर से क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि ये क्रोमोनिमेटा है वो सेंट्रोमियर से यहाँ पे आके कनेक्ट हो गई है। तो ये सेंट्रोमियर से कनेक्ट होते हैं तो उसके बेसिस पे ये मोनोसेंट्रिक भी हो सकते हैं। मोनोसेंट्रिक का मीनिंग है एक ही सेंट्रोमियर से अटैच होंगे, जैसे कि ये कुछ एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, या फिर कुछ मोस्टली यही कंडीशन प्रेजेंट होती है, लेकिन कुछ हेमीप्टेरेंस या फिर जो हेमीप्टेरियन इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो डिफ्यूज टाइप के सेंट्रोमियर्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद अगर दो सेंट्रोमियर प्रेजेंट है किसी क्रोमोसोम के अंदर तो वो क्या हो जाएगा, डाइसेंट्रिक, और ये कंडीशन होती है मेज के अंदर। पॉलीसेंट्रिक कंडीशन होती है जिसके अंदर मोर देन 2 प्रेजेंट होंगे सेंट्रोमियर। इसके बाद एक कंडीशन होती है एसेंट्रिक, ए यानी कि एब्सेंट होगा यहाँ पे, विदाउट सेंट्रोमियर जो क्रोमोसोम होगा वो क्या होगा, एसेंट्रिक क्रोमोसोम होगा। ये क्यों होता है, जब डिवीजन होती है तो उस टाइम पे कई बार क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है ब्रेक हो जाते हैं, कई बार क्रोमोसोम्स ब्रेक हो जाएंगे। ब्रेक होने की वजह से जो एक पार्ट है क्रोमोसोम का उसके पास सेंट्रोमियर नहीं रहेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसेंट्रिक बोलते हैं। अब एसेंट्रिक है तो ये इनके अंदर कोई भी जो सेल डिवीजन है वो नहीं होगी, ये सेल डिवीजन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि इनके साथ स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगे ही नहीं। तो लॉस ऑफ सेंट्रोमियर जो है वो लिथैलिटी कोज करेगा, बाद में जाके इसकी डेथ हो जाएगी। इसके बाद सेंट्रोमियर जो है उसके सेंट्रोमियर जहाँ पे अटैच होता है वहाँ पे क्या होंगी, आर्म्स बनेंगी, एक शॉर्ट आर्म होगी एक लॉन्ग आर्म होगी। और ये शॉर्ट एंड लॉन्ग आर्म को क्या बोलते हैं हम, जो रेशो होगा इनका उनको बोलते हैं हम आर्म रेशो, यानी कि दो आर्म है, एक ये होगी जैसे कि ये बनी है एक ये बन गई, तो ये जो है दोनों का रेशो होगा, एक छोटी भी हो सकती है एक बड़ी भी हो सकती है। जो हमने अलग अलग देखी सेंट्रोमियर के डिवीजन के टाइप, क्रोमोसोम्स के टाइप देखे थे सेंट्रोमियर के बेस के ऊपर, तो उसके अंदर इक्वल भी हो सकती है अनइक्वल भी हो सकती है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आर्म रेशो प्रेजेंट होते हैं।
जो सेंट्रोमियर है ये अवॉइड नॉन सस्टेनेबल स्ट्रक्चर होता है। जैसे क्रोमोसोम को हम बोलते हैं स्टेनेबल स्ट्रक्चर है, लेकिन ये क्या है, नॉन स्टेनेबल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर स्टेनिंग नहीं होगी। इसके अंदर एक क्लियर जोन प्रेजेंट होता है फिब्रिल्स का, जो कि हमेशा ही अनकोइल्ड रहता है या फिर लेस कोइल्ड रहता है बाकी सारे क्रोमोसोम से। तो ये जो पार्ट होगा वो बोल सकते हैं लेस कोइल्ड होगा या फिर बिल्कुल ही अनकोइल्ड होगा। यहाँ पे इसके अंदर 3 जोन्स प्रेजेंट होते हैं। इसके फर्स्ट है आउटर जोन होगा, जिसके अंदर आउटर जोन को बोलते हैं सेंट्रोमियर प्लेट। ये सेंट्रोमियर प्लेट फॉर्म करेगा। इसके बाद जो आउटर जो जोन है या फिर जो आउटर जो रीजन है वो मॉडरेटली डेंस लेयर का बना होता है, इसलिए इसी डेंस लेयर को हम सेंट्रोमियर प्लेट बोलते हैं। इनर डेंस लेयर जो है उसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। इनर वाले के अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। मिडल जो है उसके अंदर कंपेरेटली ट्रांसपेरेंट प्रेजेंट होगा। जो मिडल होगी उसके अंदर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रेजेंट होगा, यानी कि बिल्कुल कम प्रेजेंट होगा। यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर लेयर्ड सेंट्रोमियर एब्सेंट होते हैं, उनके अंदर बिल्कुल बिना लेयर के ही प्रेजेंट होंगे। हर एक सेंट्रोमियर के अंदर 2 डिस्कोइडल एरियाज प्रेजेंट होते हैं। 2 डिस्कोइडल एरियाज डिस लाइक एरियाज यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जिनको बोलते हैं काइनेटोकोर्स। उनको क्या बोलेंगे, जैसे कि ये एरिया जो बना था उसको काइनेटोकोर बोलते हैं, तो ये काइनेटोकोर बनेगा। एक काइनेटोकोर जो है 1 काइनेटोकोर और ईच सेंट्रोमियर, एक काइनेटोकोर एक सेंट्रोमियर के पास प्रेजेंट होगा। और ये क्रोमोसोम्स या फिर जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे, उसकी अटैचमेंट की साइट होती है। कुछ केसेस के अंदर सेंट्रोमियर्स जो है नॉन लोकेलाइज्ड होता है, उनके अंदर स्पिंडल फाइबर्स जो है वो कहीं भी अटैच हो जाते हैं। ये नहीं ज़रूरी नहीं है वो यहीं पे आके अटैच होंगे, वो कहीं भी अटैच हो जाएंगे। जैसे कि ये स्पिंडल फाइबर्स जो है वो यहाँ पे अटैच हुए हैं, लेकिन उन कंडीशंस के अंदर क्या होगा, नॉन लोकेलाइज्ड के अंदर सेंट्रोमियर जब नॉन लोकेलाइज्ड हो, उस कंडीशन में जो स्पिंडल फाइबर्स है वो कहीं पर भी आके अटैच हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अंदर क्या होगा, अब नेक्स्ट इज द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जैसे कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन हमने पढ़ ली कि सेंट्रोमियर होता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होती है एक और कॉन्स्ट्रिक्शन अदर देन प्राइमरी। इसको हम सेट क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। सेट सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन टू भी बोलते हैं, सेट क्रोमोसोम्स भी इनको बोला जाता है। सेट क्रोमोसोम्स जैसे कि ये होते हैं क्रोमोसोम 5 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम 13, 14, 15, 21 एंड 22 पेयर्स के अंदर सेट क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमने न्यूक्लियोलस के केस में भी डिस्कस किया था कि वहाँ पे क्या होता है, NOR रीजन होता है। न्यूक्लियोलस जो एक NOR न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन होता है, तो उसके वो क्या होते हैं, वही होते हैं ये पेयर सेट क्रोमोसोम्स। और ये हमेशा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ NOR न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर जो रीजन होता है उसके लिए क्या होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसके साथ ही ये एसोसिएटेड होते हैं। यहाँ पे जो क्रोमेटिन होते हैं इस रीजन के वो अनकोइल्ड होते हैं और वो न्यूक्लियोलस के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं और ये लाइटली स्टेन्ड होते हैं। और इन क्रोमोसोम्स को न्यूक्लियोलर क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन्स के साथ ही एसोसिएट रहते हैं। नेक्स्ट टीलोमियर्स। टीलोमियर्स क्या होते हैं, टर्मिनल एंड्स जो होते हैं क्रोमोसोम्स के, उनको टीलोमियर्स बोला जाता है। ये क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स जब ब्रेक हो जाते हैं पीसीज के अंदर, तो उनको क्या करते हैं, ये वापस से रीयूनाइट करने के लिए रीयूनिट करते हैं। और ये रीयूनिट ऐसे होते हैं कि जो टर्मिनल एंड्स जो हैं वो फ्यूज़ ना हो। तो टीलोमियर्स जो हैं अगर किसी भी रीजन की वजह से टीलोमियर्स जो है ब्रेक हो जाए,
तो वो फ्रेगमेंट जो है इजीली क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो एक तरह से डिवीजन के टाइम पे ये क्या करते हैं, क्रोमोसोम लॉस ना हो उसके लिए ये बचा के रखते हैं क्रोमोसोम को, क्रोमोसोम प्रिवेंट करते हैं कि इसका लॉस ना हो। तो फ्रेगमेंट जो है वो ईजिली लॉस हो जाता है सेल डिवीजन के टाइम पे अगर उसके अंदर सेंट्रोमियर विदाउट सेंट्रोमियर हो। इसके बाद जब प्रोफेज 1 आती है, म्योसिस की जब प्रोफेज 1 आती है उस टाइम पे टीलोमियर्स जो है दोबारा से अटैच हो जाते हैं और फिर क्या होगा, यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सेंट्रोमियर्स जो होंगे, जो सेंट्रियोल जो होंगे सेंट्रोमियर के, वो शिफ्ट कर दिए जाएंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास और ये क्या करेंगे, एक बकेट स्टेज की फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये टीलोमियर्स का रोल जो है वो सेल डिवीजन के अंदर होगा कि ये जो एंड्स हैं उनको मतलब उनको लॉस नहीं होने देते हैं। क्रोमोनीमा क्या होता है, ये जब क्रोमोसोम्स जो है ट्रिप्सिन के साथ ट्रीट किए जाते हैं तो उस टाइम पे प्रोटीन्स जो है वो रिमूव हो जाते हैं और क्रोमेटिड्स जो है वो हमें 2 सब क्रोमेटिड्स की तरह नज़र आते हैं। ऐसे 2 सब क्रोमेटिड्स यहाँ पे नज़र आएंगे और ये जो 2 सब क्रोमेटिड्स हैं वही क्या होते हैं, क्रोमोनीमेटा होते हैं, यानी कि एग्रीगेट्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। ये हो सकते हैं, जो एक क्रोमोनीमा है वो 2 to 23 फाइबर्स का बना होता है। कई वेरियस क्रोमोसोमल मॉडल्स हैं उनमें सजेस्ट किया गया है कि इससे भी 2 to 32 फाइबर से भी ज़्यादा प्रेजेंट हो सकते हैं। जो फिब्रिल्स होते हैं क्रोमोनीमा के वो कोइल्ड रहते हैं एक दूसरे के साथ और ये जो कोइलिंग है 2 टाइप की, इस वजह से इसके अंदर 2 टाइप्स की कोइलिंग आइडेंटिफाई की गई है, जिसको एक को बोलते हैं पैरानीमिक, सेकंड को बोलते हैं प्लेक्टोनीमिक। पैरानीमिक के अंदर क्या होगा, जैसे ये कोइलिंग तो थी यहाँ पे 2 फाइबर्स की, लेकिन ये क्या हो गई है यहाँ पे आके अनकोइल हो गई है। तो पैरानीमिक के अंदर क्या होगा, जो कोइलिंग है फिब्रिल्स की वो ईजिली सेपरेबल होगी, उनको ईजिली सेपरेट कर देते किए जा सकते हैं। जब म्योसिस होती है उस टाइम पे ये कंडीशन देखने को मिलती है। प्लेक्टोनीमिक के अंदर क्या होगा, प्लेक्टोनीमिक के अंदर जहाँ पे ये फिब्रिल्स थे वो इंटरवाइंड हो जाते हैं, यानी कि ये क्या हो गए हैं, ये अनकोइल नहीं हुए हैं, यहाँ पे भी क्या है, कोइल्ड है। ये बेसिकली माइटोसिस के ड्यूरिंग देखने को मिलता है ये कंडीशन। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि कुछ मॉडल्स हैं जो कि अलग अलग क्रोमोसोमल फिब्रिल्स है वो कैसे अरेंज है एक सिंगल क्रोमोसोम के अंदर। तो उसके लिए फर्स्ट मॉडल आता है ड्यूप्रोज फोल्डेड फाइबर मॉडल। इसके अंदर क्या होता है, सिंगल लॉन्ग कंटिन्यूस चेन होती है डीएनए की। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो क्रोमोसोम है वो सिंगल लॉन्ग कंटिन्यूस चेन होती है डीएनए की, जिसकी लेंथ सेवरल 100 माइक्रोमीटर्स हो सकती है। डबल हेलिकल डीएनए स्पाइरली पैक्ड इन प्रोटीन्स टू फॉर्म अ फाइबर। एक ए फाइबर फॉर्म करेगा सबसे पहले ये, ठीक है। तो सबसे पहले इसने क्या किया, ए फाइबर फॉर्म किया, जो भी डीएनए था उसको डबल हेलिकली स्पाइरल पैक करके, और इसका डायमीटर होगा 80 to 100 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर। इसके बाद क्या होगा, ये जो ए टाइप का फाइबर है वो फर्दर कोइलिंग शो करेगा बी टाइप के फाइबर के अंदर, जिसका डायमीटर होगा 200 to 250 एंगस्ट्रॉम का। तो यहाँ पे फर्दर कोयल टू फॉर्म टाइप बी फाइबर। टाइप बी फाइबर के अंदर क्या हो जाएगा, फर्दर ये कोइल्ड हो जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा, क्रोमेटिड्स क्या होंगे, यहाँ पे अटैच रहेंगे। जो भी डीएनए प्रोटीन मॉलिक्यूल है, जो क्रोमेटिड्स हैं, दोनों के दोनों क्रोमेटिड्स हैं क्रोमोसोम्स के, वो सेंट्रोमियर से अटैच रहेंगे। जब तक एनाफेज स्टेज नहीं आती उस टाइम तक ये सेंट्रोमियर से अटैच रहेंगे। इसके बाद टाइप बी फाइबर जो है वो और ज़्यादा क्या करेगा, फोल्ड होगा, और ज़्यादा एक्सटेंसली फोल्ड होगा और फॉर्म कर लेगा क्रोमेटिड। तो ये यहाँ पे क्रोमेटिड फॉर्म कर लेगा। इसके अलावा डीएनए इटसेल्फ इज लूप्ड अराउंड हिस्टोन बीडी टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम।
और ये डीएनए जो है अपने आप ही लूप फॉर्म करना स्टार्ट कर देगा अराउंड हिस्टोन बीड्स। हिस्टोन बीड होंगे उनके अराउंड क्या करना स्टार्ट कर देगा, ये लूपिंग करना स्टार्ट कर देगा, ऐसे ये लूप बनाना स्टार्ट कर देगा। और उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। तो यहाँ पे पहले जो है सिंगल लॉन्ग चेन कंटिन्यूस चेन थी डीएनए की, ये और ज़्यादा कॉइल हुई ए टाइप के अंदर, फिर टाइप बी फाइबर के अंदर हुई, और फिर ये क्रोमेटिड के अंदर, एंड देन न्यूक्लियोसोम के अंदर ये क्या हो गई, पैक्ड हो गई। अब इस मॉडल के कुछ ऑब्जेक्शंस हैं जिस वजह से ये रिजेक्ट कर दिया गया और एक नया मॉडल आया। ऑब्जेक्शंस क्या है इस मॉडल के, इट फेल्स टू एक्सप्लेन लीनियर पोजिशन ऑफ द जीन्स ऑन द क्रोमोसोम। जो लीनियर पोजीशन होती है जीन्स की उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नॉट पॉसिबल टू नो अबाउट स्ट्रक्चरल चेंजेस। स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या क्या आते हैं वो भी यहाँ से पता नहीं लग रहे थे। डजेंट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम। इसने ये तो बोल दिया कि न्यूक्लियोसोम फॉर्म हो जाता है, लेकिन कैसे फॉर्म होता है वो नहीं बताया। नो इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉन्स्टेंट एंड सिक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम। जो अरेंजमेंट है सिक्वेंशियल या फिर कांस्टेंट या फिर कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंस ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन, वो भी इसने डिस्कस नहीं किया, वो भी इसने एक्सप्लेन नहीं किया, जिसकी वजह से ये मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। नेक्स्ट जो मॉडल है वो आया सोलेनॉइड मॉडल। सोलेनॉइड मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है, डीएनए जो है वो हमेशा हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ एसोसिएशन में रहता है इन बीडिड स्ट्रिंग अपीयरेंस की फॉर्म में। बीडिड स्ट्रिंग अपीयरेंस होगी उसकी फॉर्म में रहेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे ये कोइलिंग हुई, कोइलिंग होने के बाद ये हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड डीएनए ऐसे रैप करना स्टार्ट कर गया, जिसको हमने क्या बोला है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग्स। जैसे कि यहाँ पे ये ऐसे चल रहा था, ये ऐसे ये जो है बीड्स हो गए यहाँ पे, तो ऐसे स्ट्रक्चर इसने फॉर्म कर दिया। तो इसने यही बोला कि डीएनए जो फाउंड इन एसोसिएशन विद हिस्टोन प्रोटीन टू गिव बीडिड स्ट्रिंग अपीयरेंस। और इस बीडिड स्ट्रिंग अपीयरेंस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, जिनका डायमीटर 100 to 125 एंगस्ट्रॉम का हो सकता है। और जो डिग्री ऑफ फोल्डिंग है वो 7 फोल्ड तक होती है। यहाँ पे डिग्री ऑफ फोल्डिंग 7 फोल्ड तक प्रेजेंट होती है यहाँ पे। नेक्स्ट मॉडल आता है डैंगलर स्ट्रिंग मॉडल। डैंगलर स्ट्रिंग मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है, क्रोमोसोम्स लुक लाइक अ नंबर ऑफ कॉम्पैक्टेड डैंगलर्स अरेंज्ड ऑन अ स्ट्रिंग। ये ऐसे नज़र आते हैं कि एक स्ट्रिंग होगी, उसके ऊपर बहुत सारे डैंगलर्स जो है वो अरेंज्ड है, ये ऐसे अरेंज्ड है डैंगलर्स। अ कोर कॉम्प्लेक्स और स्कैफोल्डिंग ऑफ द नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। और इसने क्या बताया कि जो कोर कॉम्प्लेक्स है या फिर स्कैफोल्डिंग है नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। फ्रॉम दीज कोर कॉम्प्लेक्सेस मैनी लेटरल लूप्स अपीयर। इसकी वजह से क्रोमेटिन लूप्स अपीयर होते हैं, ये क्रोमेटिन लूप्स यहाँ पे अपीयर होंगे, ऐसे लूप बन जाएंगे यहाँ पे। लेटरल लूप्स जो है वो और ज़्यादा फोल्ड हो जाएंगे, लेटरल लूप जो है यहाँ पे और ज़्यादा फोल्डिंग स्टार्ट करेंगे। और हर एक लेटरल लूप जो है बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, क्रोमेटिन रिप्रेजेंट करता है, ये क्रोमेटिन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये लेटरल लूप क्या हो गया, ये क्रोमेटिन हो गया, ये लेटरल लूप है। और ये यहाँ पे ऐसे ब्रांचिंग इसने शो की है, जिसको हमने क्या बोला है, इसने ये लूपिंग स्टार्ट कर दी है और ज़्यादा कॉइलिंग स्टार्ट कर दी है। न्यूक्लियोसोम क्या होंगे इसके बाद, न्यूक्लियोसोम की जो हमने बात की, न्यूक्लियोसोम क्या होंगे, न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं, रिपीटिंग पैटर्न बॉडीज होती हैं क्रोमेटिन की। Chromatin consists of a repeated pattern of the bodies composed of DNA and histone molecule। DNA and histone molecules के ये बने होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ से जो है कोइलिंग स्टार्ट हुई थी, ऐसे ये कोइल हो गया। ये कोइल क्या हुआ है, डीएनए, जो रेड कलर में डीएनए दिखाया है, ये H1 हिस्टोन हो गया और ये होगी कोर ऑफ बी हिस्टोन मॉलिक्यूल। और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या बन गया है, एक न्यूक्लियोसोम फॉर्म हो चुका है, जिसके अंदर डिफरेंट जो सब यूनिट्स की हमने बात की थी, H2A, H2B, H3 एंड H4 सब यूनिट्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। और ये एक बीडिड लाइक या फिर न्यूक्लियोसोम फॉर्म करेगा।
तो ये जैसे कि ये लिंकर डीएनए होता है, यहाँ पे इसको लिंकर डीएनए बोलेंगे। और ये एक न्यूक्लियोसोम हो गया, ये एक सेकंड न्यूक्लियोसोम हो गया, जिसके अंदर हिस्टोन ओक्टामर प्रेजेंट होता है, यानी कि 8 सब यूनिट्स के अंदर ये अरेंज होता है हिस्टोन ओक्टामर। और 147 बेस पेयर डीएनए स्ट्रैंड का होता है। तो 140 बेस पेयर डीएनए स्ट्रैंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा यहाँ पे हिस्टोन ओक्टामर प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सब यूनिट होंगी, जो क्या होती हैं, जैसे H2A, H2B, H3 एंड H4। डिफरेंट डिफरेंट सब यूनिट्स यहाँ पे प्रेजेंट होगी न्यूक्लियोसोम के अंदर। फंक्शंस क्या होते हैं इसके, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन 2 जनरेशंस, 2 जनरेशंस के बीच में ये कनेक्टिंग लिंक शो करता है। कंट्रोल द बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक एक्टिविटीज़, जो बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक एक्टिविटी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसको भी ये कंट्रोल करके रखता है। दे हैव कैपेबल ऑफ सेल्फ रिप्रोडक्शन के ये कैपेबल होता है। एंड कैन अंडरगो म्यूटेशन यानी कि चेंजेस, जो सडन चेंजेस होते हैं वो भी आ सकते हैं इसके अंदर, जिसकी जैसे वेरिएशंस भी आ सकती है। कैन शो इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, और जो इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट है वो भी ये शो करेगा। न्यूक्लिक एसिड्स जो है वो क्रोमोसोम्स के अंदर लोकेट करते हैं, और इनका कंटेंट जो है वो कांस्टेंट होता है एवरी जनरेशन के अंदर। हर जनरेशन के अंदर इनका जो कंटेंट होगा वो कांस्टेंट होता है। तो ये न्यूक्लियोसोम्स हो गया, या फिर ये कंप्लीटली क्या हो गया, क्रोमोसोम्स के फंक्शन हो गई। तो ये क्रोमोसोम के नेक्स्ट इज द जाइंट क्रोमोसोम्स। जाइंट क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, एक पॉलीटीन क्रोमोसोम होता है, एक लैम्प्रस क्रोमोसोम होता है, यानी कि ये इनका जो साइज़ होता है वो लार्ज होता है, नॉर्मल से इनका साइज़ लार्ज होता है। फर्स्ट हम बात करेंगे पॉलीटीन क्रोमोसोम्स की। पॉलीटीन क्रोमोसोम्स जो हैं ये फर्स्ट टाइम या फिर हम इनको स्टडी करते हैं ड्रोसोफिला की सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर। जो ड्रोसोफिला की सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं उनके अंदर ही ये रिपोर्ट की गई थी फर्स्ट टाइम, और उनके अंदर ही हम स्टडी करते हैं इनको। अब इसके कुछ फीचर्स क्या क्या होते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम्स के। जो ये क्रोमोसोम्स हैं, ये जब इंस्टार स्टेजेस आती हैं, यानी कि जब इसकी डेवलपमेंट होती है उस टाइम पे इसकी थर्ड इंस्टार स्टेजेस जो आती है किसी भी इंसेक्ट की या फिर ड्रोसोफिला की, उस टाइम पे हमें ये देखने को मिलते हैं। नॉर्मल अगर हम बात करें ड्रोसोफिला की, उसके अंदर 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर 3 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं, और उन 3 पेयर्स में से भी 2 पेयर्स मेटासेंट्रिक एंड एक पेयर होता है डोट लाइक। फीमेल के अंदर 2 होमोमॉर्फिक होता है और एक एक्रोसेंट्रिक एक्स क्रोमोसोम होता है, एंड मेल के अंदर 1 एक्रोसेंट्रिक एंड एक्रोसेंट्रिक एक्स क्रोमोसोम होता है, और वाई क्रोमोसोम है वो जे शेप का वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और ये जो वाई क्रोमोसोम है वो एक्स क्रोमोसोम से लॉन्गर होता है। अब इसके अंदर एक क्रोमोसेंटर प्रेजेंट होता है, बीच में ये क्रोमोसेंटर यहाँ पे प्रेजेंट होगा। इसके साथ वाई क्रोमोसोम जो है अटैच रहता है, और वो सेपरेट स्ट्रैंड हमें नज़र नहीं आता है। अगर इसकी अलग अलग स्ट्रैंड्स की बात करें तो इसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम हो गया, ये हो गई राइट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 2। ये लेफ़्ट आर्म हो गई क्रोमोसोम नंबर 2 की, ये लेफ़्ट आर्म हो गई क्रोमोसोम 3 की, एंड ये राइट आर्म हो गई क्रोमोसोम 3 की। तो ये इसके अंदर अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है। और जो वाई क्रोमोसोम है वो क्या है, क्रोमोसेंटर के साथ फ्यूज़ रहता है, वो हमें अलग से नज़र नहीं आता है। अब इसके अंदर अगर हम साइज़ की बात करें, लेंथ की बात करें, तो 2000 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है। अगर ड्रोसोफिला के नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल अगर हम पॉलीटीन क्रोमोसोम की बात करें, और सोमैटिक यानी नॉर्मल क्या होगा, 7.5 माइक्रोमीटर इन लेंथ होता है। ये क्या होता है, सेकेंड जो जाइंट क्रोमोसोम है ये सेकेंड लार्जेस्ट साइज क्रोमोसोम होता है। जाइंट क्रोमोसोम्स के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट क्रोमोसोम होता है। फर्स्ट होता है लैम्प्रस क्रोमोसोम, लैम्प्रस सबसे बड़ा होता है, उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट पॉलीटीन क्रोमोसोम होता है। ये पॉलीटेनिक और मल्टी स्ट्रैंडेड होता है। पॉलीटेनिक और मल्टी स्ट्रैंडेड यानी कि इसके अंदर बहुत सारे डीएनए के स्ट्रैंड्स जो है वो
प्रेजेंट होते हैं वो एक ही क्रोमोसेंटर से अटैच होते हैं। और इसके अंदर जो एक एक सेलेवरी ग्लैंड है उसके अंदर अबाउट 1000 टाइम्स जो डीएनए होता है होमोलोगस मियोटिक क्रोमोसोम्स का, उससे भी ज़्यादा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। नंबर जो है इनका डीएनए स्ट्रैंड्स का वो 512 टू सेवरल थाउजेंड्स यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। अगर हम ऑन एवरेज बात करें सेलेवरी ग्लैंड के अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो 1024 डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन करता है। और ये जो है ये मॉलिक्यूल्स एक लेटरल एरे के अंदर अरेंज होते हैं, एसोसिएट होते हैं, तो ये केबल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। इसके बाद इसके अंदर और ज़्यादा स्पाइरलाइजेशन होती है, डिहाइड्रेशन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे और ज़्यादा कॉम्पैक्ट बन जाता है और उसको हम बोलते हैं एंडोमाइटोसिस या फिर पॉलीटिनाइजेशन। तो इसके अंदर पॉलीटिनाइजेशन प्रेजेंट होती है। इसके बाद इसके अंदर सोमेटिक साइनेप्सिस होती है। सोमेटिक साइनेप्सिस के अंदर क्या होता है, ये एक इसका पेक्यूलियर फीचर है। सोमेटिकली साइनेप्ड होते हैं ये। इनके अंदर ये जो क्रोमोसोम है इनके अंदर बहुत सारे सेलेवरी ग्लैंड के जो क्रोमोसोम है वो क्या नज़र आएंगे यहाँ पे, वो सोमेटिकली साइनेप्ड नज़र आएंगे। और इनका जो नंबर है ये हमें नॉर्मल से हाफ ही नज़र आएगा। हमेशा हमें ये नॉर्मल से हाफ इनका नंबर अपीयर होगा। इसके बाद बैंड्स एंड इंटरबैंड्स प्रेजेंट होंगे। स्टेन जो अगर सेलेवरी ग्लैंड के क्रोमोसोम को हम स्टेन करके देखें तो उसके अंदर पैटर्न नज़र आएगा। पैटर्न कैसे होगा, ऐसे डार्क बैंड्स मिलेंगे और इनके बीच का जो एरिया है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरबैंड बोलेंगे। ये एक बैंड हो गया, ये सेकंड बैंड हो गया, इनके बीच के एरिया को हम बोलेंगे इंटरबैंड। तो ये डार्कली स्टेन्ड और लाइटली स्टेन्ड बैंड्स जो है वो अल्टरनेटली अरेंज्ड होते हैं। अगर हम बैंड की बात करें तो बैंड क्या होगा यहाँ पे, बैंड यहाँ पे डार्कली स्टेन्ड और क्रोमेटिक होगा। बेसिक स्टेन से ही स्टेन किया जाता है। और जो इंटरबैंड्स है वो लाइटली स्टेन्ड और क्रोमेटिक इंटरबैंड्स होंगे। जैसे कि ये स्ट्रेटेड मसल्स के अंदर हमें बैंड्स नज़र आते हैं अल्टरनेटली, ऐसे ही इसके अंदर हमें बैंड्स नज़र आएंगे। बेंडिंग पैटर्न जो है स्पीसीज़ का, जो अलग अलग स्पीसीज़ का होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर, वो एक स्ट्रक्चरल फीचर होता है और ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है हर एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उसके लिए। जो डार्क बैंड है वो कंबाइंड इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं क्रोमोमियर्स का एक साइड ही जितने भी क्रोमेटिड्स हैं उनके साथ। इसके बाद अगर हम बात करें सिंगल डार्क बैंड की, सिंगल डार्क बैंड की अगर हम बात करें, वो रिप्रेजेंट करता है बेंडिंग पैटर्न, जिसको हम बोलते हैं, सजेस्ट करता है कि जो लीनियर अरेंजमेंट जो होता है जीन्स का वो शो करेगा। यहाँ पे लीनियर अरेंजमेंट जो है वो शो करेगा। और एक जीन वन बैंड हाइपोथेसिस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। वन जीन वन बैंड हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या होगा कि यहाँ पे जो कोरिलेशन है बिटवीन जीन्स एंड बैंड्स वो 1:1 होगा। तो यानी 1 जीन होगा और 1 बैंड वो रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ बैंड्स क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ बैंड्स की बात करें अगर सेलेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम के अंदर, तो ये एस्टिमेट किए जाते हैं 5000 टू 6000। और नंबर ऑफ़ जीन्स अगर हम देखें, नंबर ऑफ़ जीन्स जो है वो 5000 से भी कम होते हैं। तो इसके बाद ये स्टडी के बाद ये कंक्लूड किया गया कि जो डार्क बैंड है वो फॉर्म्ड होता है अबाउट 30,000 बेस पेयर से, यानी कि अबाउट 20 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए देन रिक्वायर्ड टू कोड फॉर वन प्रोटीन। यानी कि एक जो प्रोटीन है उसको कोड करने के लिए 20 टाइम्स मोर डीएनए की अमाउंट यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। तो इससे कंक्लूड हुआ कि हर एक डार्क बैंड जो है वो पॉलीजेनिक होता है। इसके बाद क्रोमोसोम पफ्स एंड बाल्बिनी रिंग्स क्या होती हैं यहाँ पे। क्रोमोसोम पफ्स जो है यहाँ पे जो डायप्टेरियन लार्वेज होते हैं वो बैंड्स तो शो करते ही हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम्स के अंदर, कुछ लेटरल आउटग्रोथ्स भी शो करते हैं।
लेटरल आउटग्रोथ्स भी ऐसे शो करेंगे जिनको बोलते हैं क्रोमोसोमल पफ्स। क्रोमोसोमल पफ्स जो है सर्टेन जो इंटरबैंड्स हैं उनके अंदर रिपोर्ट किए गए थे। इनका साइज़ जो है, जो साइज़ अगर इन क्रोमोसोमल पफ्स का वेरी करता है। अगर लार्जर साइज़ है तो उसको बाल्बिनी रिंग बोलते हैं। वो ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देती है जिसको हम बाल्बिनी रिंग बोलते हैं। ये जो पफ्स हैं वो क्या करते हैं, डायमीटर को इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम है उसकी अपीयरेंस पफी अपीयरेंस हो जाती है। ये पफ लाइक अपीयरेंस प्रोड्यूस करेगा। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर ये क्रोमोसोम पफ बना है ऐसे करके, क्रोमोसोम पफ बना है। इसको और ज़्यादा हाईलाइट करें अगर पफ को, तो इसके अंदर पफ के अंदर ये अनपफ्ड रीजन हो गया, बैंड्स और इंटरबैंड्स यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं। इसको अगर और हाईलाइट करें तो यहाँ पे ये इंटरबैंड्स और बैंड्स नज़र आएंगे हमें, जिसके अंदर ये ऐसे करके रिंग्स प्रेजेंट हैं, जिसको हमने बोला है बाल्बिनी रिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। अगर इसको और ज़्यादा हाईलाइट करें तो ये क्रोमोनीमा हो गया। क्रोमोनीमा क्या है, ऐसे अरेंज हो गया है, बहुत सारी रिंग्स के अंदर ये ऐसे अरेंज हो गया है। अरेंज होने के बाद ये हमें ऐसा नज़र आ रहा है, जिसके अंदर ये इसने लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिए हैं। तो ये बाल्बिनी रिंग्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। और ये जो क्रोमोसोमल पफ्स है वो बनते कब है, बनते कैसे हैं? ये बनते हैं अनफोल्डिंग और अनकोइलिंग जब होती है इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स की एक बैंड के अंदर, तब उस टाइम पे क्रोमोसोमल पफ जो है वो फॉर्म्ड हो जाते हैं। और ये क्रोमोसोमल पफ जो है वो एक कोर ऑफ डीएनए से कवर्ड होते हैं और एक मैट्रिक्स होता है यहाँ पे एमआरएनए का। तो ये यहाँ पे एमआरएनए सिंथेटेज यहाँ पे एंजाइम्स जो है वो प्रेजेंट है। इसके बाद एमआरएनए सिंथेटेज या फिर एमआरएनए का मैट्रिक्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होंगे, कुछ एक्टिव जीन्स प्रेजेंट होंगे। तो ये साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन भी होगी, ट्रांसक्रिप्शन भी यहाँ पे प्रेजेंट होगी। इसके अलावा जो ये क्रोमोसोमल पफ्स हैं वो डिफरेंशियल जीन एक्टिविटी भी शो करते हैं। सिग्निफिकेंस क्या होगा इनका, सिग्निफिकेंस होता है हेल्प इन वेरिफिकेशन ऑफ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोमल मैपिंग। क्रोमोसोमल मैपिंग होती है जब, तो जो जीन्स का लीनियर अरेंजमेंट होता है उसको वेरीफाई करने में ये हेल्प करते हैं। हेल्प इन आइडेंटिफाइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रोमोसोमल एब्रिएशंस, जो भी एबनॉर्मेलिटीज़ होगी, एब्रिएशंस होगी, लाइक डुप्लीकेशन, डिलीशन, इन्वर्जन, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, जो डेवलपमेंटल चेंजेस के साथ एसोसिएट होती हैं उनको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिफरेंशियल जीन एक्टिविटी इन डिफरेंट सेल्स ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म, एक ही ऑर्गेनिज्म की जो डिफरेंशियल जीन एक्टिविटी है डेवलपमेंटल पीरियड्स की ड्यूरिंग, उसको भी हम इससे स्टडी कर सकते हैं। जीन एक्टिविटी जो है वो रेगुलेट भी की जाती है, स्विच ऑन की जाती है जब रिक्वायर्ड होती है, अदरवाइज स्विच ऑफ कर दी जाती है। तो ये था पॉलीटीन। नेक्स्ट है लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम क्या है, लार्जेस्ट साइज नोन क्रोमोसोम है, एंड सेकेंड लार्जेस्ट था पॉलीटीन क्रोमोसोम। ये देखने को मिलता है जब प्रोलॉन्ग्ड डिप्लोटिन स्टेज आती है, जो डिप्लोटिन स्टेज होती है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन की, उस टाइम पे हमें ये देखने को मिलते हैं। जो ड्रोसोफिला है उसकी स्पर्मेटोसाइट्स जो होती हैं उनके अंदर हमें ये देखने को मिलते हैं। अगर हम साइज़ की बात करें, साइज़ हो गया लार्जेस्ट होता है, इवन ये नेक्ड भी होते हैं, मतलब इनको हम नेक्ड भी देख सकते हैं, इनको हम नेक्ड आइज़ के साथ भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इनका जो साइज़ है वो 3000 टाइम्स लार्जर इन साइज़ होता है देन सोमेटिक सेल क्रोमोसोम से। सोमेटिक सेल से इनका साइज़ जो है 3000 टाइम्स लार्जर होगा। लेकिन जैसे जैसे डिप्लोटिन जो है फर्स्ट म्योसिस की, उस टाइम पे होगा ये साइज़, लेकिन जैसे जैसे डाइकाइनेसिस आएगी, नेक्स्ट स्टेजेस आएंगी, उस टाइम पे साइज़ जो है इसका डिक्रीज़ होता रहेगा। डाइकाइनेसिस टू मेटाफेज 1 तक इसका साइज़ डिक्रीज़ होता रहेगा। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर क्या है, काइज़मेटा फॉर्म होते हैं, इसके अंदर काइज़मेटा फॉर्म होते हैं। और इसके अंदर कुछ पार्ट्स बने होते हैं लैम्प ब्रश क्रोमोसोम के अंदर। सबसे फर्स्ट होता है क्रोमोसोमल एक्सिस,
क्रोमोसोमल एक्सिस क्या होता है, आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स होते हैं, एक्सियल फिलामेंट जिसको हम बोलते हैं। ये यहाँ पे जैसे कि एक्सिस हो गए, यहाँ पे ये एक्सियल फिलामेंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये जो एक्सियल फिलामेंट है वो एम्बेडेड होता है प्रोटीनियस मैट्रिक्स के अंदर, यानी जो क्रोमोसोमल एक्सिस है वहाँ पे तो वहाँ पे आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होंगे जिनको एक्सियल फिलामेंट्स बोला जाता है, और प्रोटीनियस मैट्रिक्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से बीडेड लाइक अपीयरेंस प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्मॉल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रोमोमियर्स। यहाँ पे स्मॉल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे जिनको हम क्रोमोमियर्स बोलते हैं। तो इसकी वजह से इसकी बीडिंग लाइक स्मॉल अपीयरेंस है वो ऑल अलोंग द लेंथ इसकी हमें नज़र आती है। एक्सियल फिलामेंट एंड क्रोमोमियर्स, ये एक्सियल फिलामेंट हो गया, और ये इसके अंदर ये क्रोमोमियर, ये बीडिड लाइक अपीयरेंस जो है ये हमें क्रोमोमियर्स की ये नज़र आ रही है, इसके अंदर ये क्रोमोमियर्स प्रेजेंट है। ये दोनों के दोनों मिलके कलेक्टिवली एक कॉम्पैक्टेड डीएनए फॉर्म करते हैं, और प्रोटीन्स इसके साथ एसोसिएट होते हैं, लेकिन ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। इसके बाद ये जो एक्सियल फिलामेंट है बहुत सारे स्मॉल साइज लूप फॉर्म करता है, लूप स्वेलिंग फॉर्म करता है, जिनको टीलोमियर्स बोलते हैं। क्या फॉर्म करेगा, ये कुछ ऐसे लूप फॉर्म करेगा जिनको टीलोमियर्स बोलेंगे, और लूप फ्री कॉन्स्ट्रिक्शन होगी जिनको सेंट्रोमियर बोलेंगे। तो इसके अंदर सेंट्रोमियर भी होगा, और जो लूप फ्री होगा, और जो विद लूप होगा वो क्या होगा, यहाँ पे टीलोमियर्स प्रेजेंट होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है क्रोमोमियर्स। क्रोमोमियर्स कैसे प्रेजेंट होंगे इसके अंदर, क्रोमोनीमा कैसा होगा। डार्कली स्टेन ग्रैन्यूल्स होता है जो कि ऑल अलोंग लेंथ जो क्रोमोसोमल एक्सिस है उसके ऊपर पेयर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये यहाँ पे पेयर्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। लेटरल लूप्स भी प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, लूप लाइक आउटग्रोथ जो होती है, जो क्रोमोमियर से ओरिजिनेट होती है। मेन एक्सिस से क्या होगा, क्रोमोमियर्स ओरिजिनेट होंगे और उससे ये सिमिलर होते हैं, जिसकी वजह से ये ब्रश लाइक एक अपीयरेंस प्रोवाइड करवाती है। ब्रश लाइक अपीयरेंस ये क्या करेगी, प्रोवाइड करवाएगी क्रोमोसोम्स को। लैंप, इसलिए इसको लैंप ब्रश क्रोमोसोम भी बोला जाता है, इसलिए इसको लैम्पस क्रोमोसोम बोलते हैं। जो लेटरल लूप है वो किससे बना होगा, जो लेटरल लूप है वो एक एक्सियल फाइबर का वो कवर्ड होता है मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स इसके ऊपर कवर होगी। और इन लूप्स के अंदर अगर इन लूप्स को एंजाइम्स जैसे कि डीएनएजेस, आरएनएजेस या फिर प्रोटीएजेस जैसे कि पेप्सिन ट्रिप्सिन के साथ अगर ट्रीट करें तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये एक्सियल फाइबर जो है लेटरल लूप के वो फॉर्म्ड हो जाएंगे यूनिनेमिक कोर ऑफ डीएनए के अंदर, जो कि 20 mm स्ट्रॉन्ग डायमीटर का होगा। और जो मैट्रिक्स है वो फॉर्म्ड होता है आरएनए का, बहुत ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट होती है इसके अंदर आरएनए की, प्रोटीन्स की, जो कि इसको एक वज लाइक अपीयरेंस प्रोवाइड करवाती है लेटरल लूप की वजह से। मैट्रिक्स जो है थिन होता है एक साइड के, जो लूप होता है जिसको थिन इंसर्शन बोलते हैं, एक साइड पे थिन होगा, थिन इंसर्शन बोलेंगे, अपोजिट साइड पे थिक इंसर्शन प्रेजेंट होगा, तो जिसकी वजह से ये जो लेटरल लूप है वो प्रेजेंट होंगे। ये जो लेटरल लूप है वो दो टाइप के लूप्स के अंदर डिवाइड होते हैं, टिपिकल एंड स्पेशल लूप। टिपिकल लूप के अंदर क्या होगा, अब टिपिकल लूप के अंदर सिंपल ऐसे जैसे लूप प्रेजेंट है, इसके अंदर सेंट्रल एक्सिस जो होगा फाइबर्स का वो आरएनए फिब्रिल्स प्रोड्यूस करेगा, फिब्रिल गिव राइज करेगा। लेकिन स्पेशल लूप के अंदर क्या होगा, ये जो आरएनए फिब्रिल्स है इनके पास ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे, ऐसे एंड्स के ऊपर यहाँ पे ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे। तो ये दो टाइप के यहाँ पे अलग अलग लूप्स जो है प्रेजेंट होते हैं। ये लेटरल लूप जो है डिफरेंशियल जीन एक्टिविटी की जो साइट होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक रेगुलेटेड प्रोसेस होती है। सिग्निफिकेंस क्या होता है इसका, एक्टिव साइट्स होती ट्रांसक्रिप्शन की फॉलोड बाय ट्रांसलेशन। जो साइटोजेनेटिक मैप्स होते हैं उनके अंदर भी हेल्प करता है, जो जीन लोकाई के लिए हम जो जीन लोकस प्रिपेयर करते हैं लेटरल लूप्स के कॉरस्पॉन्ड, तो उसके अंदर ये हेल्प करता है।
इन्वॉल्व इन रैपिड योग सिंथेसिस ड्यूरिंग वाइटेलोजेनेसिस, पीरियड ऑफ ग्रोथ, फेज ऑफ oogenesis इन इंसेक्ट्स। तो वाइटेलोजेनेसिस के अंदर भी हेल्प करता है, इंसेक्ट्स के अंदर, फिश के अंदर और एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के अंदर। तो एक तरह से योग सिंथेसिस है उसके अंदर भी हेल्प करेगा। तो ये हो गया लैम्प्रस क्रोमोसोम। पोलिटीन हमने डिस्कस कर लिया। तो ये जॉइंट क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ओवरऑल क्रोमोसोम यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।